थे, उसमें से अगर n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो NE अपॉन NR की बात आई थी। कभी कभी ये बोलते हैं कि n सेल्स हैं, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और एंड वाले सेल्स को डायरेक्टली एक वायर से जोड़ दिया जा रहा है, तो जो करंट आ रहा है वो नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, उसका ग्राफ बनाना है। तो अगर n सेल्स हैं तो NE और NR आ गया, करंट कितना आ जाएगा इसका, I इक्वल टू E/R, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जितने यूज हो रहे हैं। फिर आपको ये बताया कि अगर दो सेल्स हैं, एन सेल्स में दो को रिवर्स पोलैरिटी से ज्वाइन कर दिया जा रहा है या पांच को, तो क्या रिड्यूस हो जाएंगे, डबल उसका कम हो जाएंगे, यानी वो ईएमएफ तो कम हो जाएगा लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और आपको ये पूछा जाए कि भाई जिसको रिवर्स पोलैरिटी के साथ जोड़ा जा रहा है उसके क्रॉस टीपीडी बताइए, तो आपको मेन देखना है कि भाई किस तरीके का दे रखा है। भाई सारे सेल्स अगर पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो क्या जो रिजल्टेंट बैटरी बन के आएगी उसका भी पॉजिटिव इधर होगा। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, यानी जो रिवर्स पोलैरिटी से हम लोग जोड़ रहे हैं वो कैसे मोड पर आ जाएंगे, अगर ये डिस्चार्जिंग मोड पे तो कैसे आ जाएंगे, चार्जिंग। तो आपको टीपीडी लिखना है उसका V इक्वल टू E+IR करके। तो अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये E1 हो गया इसका R1, इसी तरीके से ये E2 R2 E3 R3 और ये हो गया आपका EN RN। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक कैपिटल R का कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है भाई, समझ में भी आ रहा है, बोलो। तो इन सभी को हटा करके क्या एक सेल हम बना सकते हैं और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको नाम देंगे E इक्विवेलेंट, और इसे कैसे बोलेंगे, R इक्विवेलेंट, और ये आपका हो जाएगा कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस EN अपॉन RN अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN। और R इक्विवेलेंट आपको समझ में आ रहा है भाई, पैरेलल में तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, यानी कुल नहीं, R/N डायरेक्टली नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैसे अलग अलग दे रखे हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसका यूज हम लोग कहीं पर भी नहीं लिखते हैं, तभी हमने इसको लिखा भी नहीं है। इसके जितने एप्लीकेशंस वाले पार्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, तीन तरीके से क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो केस फर्स्ट में अगर दो सेल हैं कुछ इस तरीके से E1 R1 E2 R2 और ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो क्या सेम सेंस में कनेक्टेड है, तो नेट जो आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी इसको हम रिड्यूस कर देंगे, एक बैटरी बना देंगे, एक रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट हम लोग इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी में रिवर्स पोलैरिटी के साथ इसको, रिवर्स पोलैरिटी के साथ अगर इसको कनेक्ट किया जा रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब अगर इसी में ये बोल दिया जाए कि n आइडेंटिकल सेल्स हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा, अगर E दे रखे हैं तो हम लोग उसी फॉर्मूले में रखेंगे, उसी का ये रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो जो रिजल्टेंट बैटरी आएगी उसका भी E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E के बराबर, R कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R 1 अपॉन R N अपॉन R, यानी R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/N का। इनको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करते हैं, जहां पर भी दिख जाएंगे। तो ये पूरा डायग्राम इसमें रिड्यूस हो गया, ये जहां कहीं मिलेंगे तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करी जाती।
जैसे सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहां पर और एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है। रीडिंग ऑफ एमीटर बताना है हमें। 10 वोल्ट 5 ओम, 5 वोल्ट 2 ओम, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो करने को इसको केवीएल से भी किया जा सकता है, वही पुराना। ज्यादा वोल्ट की बैटरी है, आई का करंट यहां से निकालो, I1 इधर, I-I1 इधर, दोनों लूप में केवीएल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आएगी, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका यूज करेंगे। क्या ये सेल और ये सेल इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पैरेलल में है? तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को रिजॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, ये ई इक्विवेलेंट और ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू दिस अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या यहां से जैसे ही एक लूप बन गया, तो एक लूप बनने के बाद क्वेश्चन आसान हो गया, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यानी जितने भी कोशिश ये करनी है कि अगर मल्टीपल लूप्स हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करके सिंगल लूप में लाना है और फिर केवीएल लगाना आसान हो जाता है। मतलब आसान तो पहले भी था लेकिन गलती नहीं होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस, अरे हो जाएगा ना। इसी में अगर आपसे ये बोला जाए कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताना है, अगेन क्या इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे? क्या एक बैटरी बन के आ जाएगी और एक रेजिस्टेंस? वोल्ट मीटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो कैसा हो जाएगा, आइडियल। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्या ये ओपन सर्किट तरीके बिहेव करेगा? यानी कोई भी करंट नहीं जाएगी, जो हमारे पास ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट आएगा, क्या जो ई इक्विवेलेंट है वही वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी? क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये आपका आइडियल दे रखा है। अगर ये रियल होता तो क्या हमें फिर से करंट निकालना होता, फिर इन पॉइंट्स के अबाउट आपको E माइनस आई आर सॉल्व करते। तो आइडियल और रियल का तरीका आपको बताया था स्टार्टिंग में, वही कॉमन चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब जो बात कर रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशन की, तो ये आपको क्वेश्चन में भाई ढूंढना है जहां पर इस तरीके से दो सेल्स मिल जाएं और ऐसे सॉल्व करने पे आ जाएगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में n सेल्स हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड हैं और यही रो आपकी रिपीट कर रही है m टाइम्स। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक यहां पर कनेक्टेड है कैपिटल आर। तो अगर ये डायग्राम बना हो, आपसे पूछा जाए कि कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर इसको बनाया जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? एक रो पे कितने हैं, एन है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, एम की है, तो नंबर ऑफ रोज के हिसाब से क्या कर देंगे, एम इंटू एन हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ सेल्स। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो जो भी सीरीज और पैरेलल में देखा है उसके हिसाब से देखें। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दे, कितना हो जाएगा भाई ये, क्या इसमें एक सेल आ जाएगा एन ई और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन आर? क्या सेम रिपीटिशन अगेन दूसरी रो में आ जाएगा, फिर तीसरी रो में आ जाएगा? अरे आएगा ना। और ये कितने टाइम्स हो गया, एम टाइम्स। तो अगर आप देखो तो ये बताया गया था कि पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम है सभी सेल्स का, तो जो इक्विवेलेंट सेल हम लोग बनाते हैं उसका जो ईएमएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, एन ई के बराबर का। और अगर इसका आर इक्विवेलेंट अपने को लिखना हो तो क्या आ जाएगा, 1/n/r, 1/n/r, m/n/r। रिवर्स लेंगे तो कितना हो जाएगा, NR/m आ जाएगा। और ये आपका हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
तो इससे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप पता कर सकते हैं, पावर लॉस कितना होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस वो कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर की कंडीशन फाइंड आउट करी जा सकती है। लेकिन सबके लिए सबसे पहले आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। बाकी चीजें, करंट फाइंड आउट हो गया, अरे हो गया ना, आई इक्वल टू दिस। अगर पावर निकालना है तो आई स्क्वायर आर, अरे इसके क्रॉस पावर आ जाएगा। मैक्सिमम पावर की कंडीशन अगर बोली जाए तो क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, एम इंटू एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स, और ये सब करके इसको यूज करेंगे। एक न्यूमेरिकल है जो आया हुआ है, उसमें एक यहाँ पे फिस है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम, नंबर ऑफ सेल्स है कुछ 5000, और सीरीज में, और रोज उसकी दे रखी है 500। तो उससे मतलब नहीं, आपको सिंपल देखना है कि भाई कितना इसका वोल्टेज है, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल के हिसाब से सॉल्व करना है और यहाँ तक उसमें पहुंचना है। करंट की वैल्यू पूछी जा रही थी, कर लोगे ना भाई ये? नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंट पर, और फिर व्हीटस्टोन, ये क्या नाम, पावर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लास्ट में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, G2A G2V, पोटेंशियोमीटर, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फिर लास्ट में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू किसी वायर का अगर रेजिस्टेंस नहीं मालूम है हम उसको कनेक्ट करते हैं और पता करते हैं किस हिसाब से, वो जरा देखो। तो इसका अरेंजमेंट होता है कुछ, हर एक साइड पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये हो गया P Q R S, इसको बोलते हैं। ये जो गैप होता है यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। एक डायगोनल के अलोंग हम लोग गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल के अलोंग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ही, व्हीटस्टोन ब्रिज जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना उसकी बैलेंसिंग स्टेट, जिस बैलेंसिंग कंडीशन पर क्या बातें होती हैं, जैसे ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया। आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या ये अपने आप में बता रहा है वी एक्स इक्वल टू वी वाई है? या फिर ये बोला जाए तो ये आप अपने आप से बोल सकते हैं, बोलो। अगर वी एक्स इक्वल टू वी वाई है तो क्या रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो आर्म्स में वो इक्वल होना चाहिए? तो कितना हो जाएगा? आप चाहे लिख सकते हैं P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, या P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो ये क्वेश्चंस में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ये सोर्स करे नो डिफ्लेक्शन, या रेजिस्टेंसेस का रेशियो, या इनके पोटेंशियल्स इक्वल हो। और जैसे ही आ जाएंगे तो वहां पर आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। देखो Q अगर अननोन है, बाकी सारी चीजें नोन है, तो बैलेंसिंग कंडीशन पर क्या हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर यहीं पर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता, कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि भाई रेशियो सेम नहीं आ रहा है, तो कैसे बताएंगे कि इसमें करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है? तो उसके लिए एक तरीका है, एक तो है केवीएल, और केवीएल को हम स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इससे बचना है जितना हो सके, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का जो वोल्टेज हो गया Vx, इसका हो गया Vy, तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस का रेशियो देखेंगे। अगर P बाई क्यू ग्रेटर हो जाता है R बाई एस से, यानी इनका रेशियो अगर ज्यादा होगा तो इसका वोल्टेज क्या आ जाएगा, Vx की वैल्यू Vy से कम हो जाएगी। यानी रेजिस्टेंसेस का रेशियो अगर ज्यादा होगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम। अगर इससे बचना चाह रहे हो तो पूरा तरीका है आई, और वो सॉल्व करके तीनों से इस पर पहुंच सकते हैं। तो हम लोग सिंपल सा ये याद रखेंगे कि रेजिस्टेंसेस का रेशियो देखेंगे, इसका रेजिस्टेंस का रेशियो अगर कम आ रहा है तो इस पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर ये पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई करंट किस तरीके से फ्लो करेगी, y टू x, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। क्या इसका उल्टा ये भी हो सकता है, P बाई क्यू अगर R बाई एस से कम हो तो क्या Vx इज ग्रेटर देन Vy हो जाएगा? तो करंट का सेंस अपने को पता चल जाएगा कि किधर से किधर करंट फ्लो करेगा, बिना किसी कैलकुलेशन के। ना तो हम केसीएल का यूज कर रहे हैं, ना ही केवीएल का। तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। अब जैसे ये कोई सर्किट दे रखा है, आपसे बोला जा रहा है कि
ये 5 10 क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो देखा नहीं है। अगर बैलेंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको चेंज करना हो बैलेंस में तो क्या करना पड़ेगा? तो या तो हम ये करें कि भाई इस ब्रांच में 5 ओम इसके सीरीज में लगा दें, या फिर क्या इसके पैरेलल में एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए। तो ये आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है, अल्टरनेटिव्स में जो दे रखा होगा उनको फिगर आउट करते हुए आंसर की तरफ बढ़ना है। अपन क्या सोचेंगे भाई, क्या चीज चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस बनाने के लिए इस तरीके से बात करी जा सकती है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ 5 दे रखा है, बोल रहे हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड होगा। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वही पुराना तरीका रेजिस्टेंसेस का रेशियो लिखना है। यहाँ पर डेटा ठीक है तो समझ में आ रहा है ऐसे, अदरवाइज कुछ भी हो, यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसे दे रखी है 10 ओम की, तो क्या करेंगे, इनका आप रिजल्टेंट निकालें, इसका रेशियो इसके बराबर करें और इसको इसके बराबर करें। तो ये सबसे सिंपल तरीके के क्वेश्चंस में आता है कि भाई रेशियो सेम करके हम एक्स अननोन को निकालें। अब आपको जो, हाँ बोलो। तो क्या करना है इसमें, आपको केवल दिमाग में इतनी बात रखनी है कि रिवाइज करना पेपर के टाइम का, कि करंट का फ्लो किस तरीके से जाएगा। ये बाकी जो चीजें हैं ये मेमोराइज रहती हैं सभी को ही, कोई वैसा इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है और ना इसमें कुछ भी इतना बताने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में रेजिस्टेंस के लिए टाइम पे हमने आपको बताया था कि इन पॉइंट्स के लिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इन पॉइंट्स के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन किन पॉइंट्स की बात करेंगे, तो हम बैटरी वाले पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। और बाकी ये कंडीशन है लैंग्वेज के फॉर्म में भी हो सकती है, या तो जीरो बोला जाए या फिर वोल्टेज बोला जाए सेम हो, या फिर रेजिस्टेंस का रेशियो आपको खुद से देखना पड़े कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरफ बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट है इसी का एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। इसमें दो एल शेप्स की मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं और 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है जो यहां से इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ये नोन गैप है जिसका रेजिस्टेंस आपको मालूम होगा, ये हो जाएगा अननोन गैप जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको फाइंड आउट करना हो। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर और ये हो गया आपका जॉकी। सबको याद आ गए अपने अपने। तो जॉकी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई कहां पर जीरो डिफ्लेक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद उस पॉइंट की लेंथ मेजर करेंगे और लेंथ के हिसाब से बात हो जाएगी। सबसे पहला, ये वायर कैसा यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटन और या फिर मैग्निन का यूज करते हैं जिसका रो क्या होता है, कम होता है। यानी इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो माइन्यूट से होंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट से, जैसे ये हमारा हो गया P, इसको बोल दिया Q, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, यहां से इसको स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे, कहीं पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, जिस जगह पर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा वहां की लेंथ को मार्क कर देंगे L। पूरा लेंथ कितना है 1 मीटर का, ये कितना हो जाएगा 100 - L सेंटीमीटर में। यानी इस वाले पोर्शन का अलग से आपको रेजिस्टेंस मालूम चल जाएगा, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस इसका, रो L अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो तो सबका कॉमन है। इस सेकंड वाले सेगमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू रो 100 - L अपॉन ए का। क्या ये फिर से वही व्हीट स्टोन ब्रिज की तरीके का दिख रहा है? अगर ये नल डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो क्या इनके रेशियो सेम होने चाहिए? तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू R1/R2 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये R1, L अपॉन 100 - L, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो भाई,
कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि P और Q, जैसे यहां पर है नोन गैप में लगा हुआ है 10 ओम और अननोन गैप पे लगा हुआ है 30 ओम। अगर इनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए 10 ओम और 30 ओम को, तो बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा? तो सबसे पहला, अगर 10 ओम 30 ओम लगा हुआ है तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आ जाएगी? ये हो गया L1, कितना हो जाएगा भाई? 10/30 इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस कितना आ जाएगा L1 की वैल्यू? L1 इक्वल टू 25। अब अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया 30, ये हो गया 10, तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट जो होगा कुछ शिफ्ट हो जाएगा? तो हमने इसको इस एंड से ले लिया L2, कितना हो जाएगा ये? क्या ये 30/10 इक्वल टू L2/100 माइनस L2? कितना आ गया L2? 75। शिफ्टिंग कितनी आ गई? बाकी परसेंटेज वो पुराने क्वेश्चंस हो गए, कितने से चेंज हुआ क्या हुआ। आपको शिफ्टिंग की बात करनी तो इस तरीके से देख सकते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आई? क्या ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज ही है? रेजिस्टेंसेस का केवल रेशियो देखना है और बाकी सारा कुछ वही पैटर्न पे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जितने भी हैं वो सभी के सभी रेजिस्टेंसेस के रेशियो बराबर करने हैं। कहीं एक्स्ट्रा, कोई कहीं यहाँ पर कुछ बोलते हैं, इस जगह पर आर की वैल्यू, आर का एक रेजिस्टेंस और सीरीज में कनेक्ट करके लगा दिया जा रहा है, अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करेंगे भाई, रेजिस्टेंसेस का फिर से रेशियो ये क्या हो जाएंगे सीरीज में, सीरीज के बेसिस पे कुल मिला के R1/R2 इक्वल टू L/100 माइनस L। इसी इक्वेशन का बार बार यूज करना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आपको इसी से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है G2A G2V, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट को डिटेक्ट करते हैं। मेजर करने के काम में तो नहीं आता, उसको जब मॉडिफाई करते हैं तब मेजरमेंट। ये बता देता है कि भाई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिखता किस तरीके का है? तो ये मैग्नेटिक में हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा था। ये एक ड्रम है जिसमें वायर्स की ऐसे वाइंडिंग करी गई, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये एक नेडल है जो स्केल पे मूव कर रहा है। अगर इस वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करेगा तो इस, क्या ये करंट कैरिंग लूप बन गया? करंट कैरिंग लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने की वजह से ड्रम घूमता है और स्प्रिंग क्या करता है, उसको काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करता है निडल को रोकने के लिए। ओवरऑल अपने को जो पर्पस है उतना समझना है। जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या ये ड्रम घूमेगा, ड्रम से लगा हुआ निडल भी स्केल पे रोटेट कर जाएगा, यानी अपने को मालूम चल जाएगा कि भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा तो निडल यही रहेगी। जो हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर, उसमें ये जीरो की तरफ पॉइंटेड और ये हो गया मैक्सिमम, ऐसे बना होता है। डिफ्लेक्शन आए इट मींस करंट फ्लो कर रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं आए यानी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्या था, गैल्वेनोमीटर ऐसे बना दे रहे हैं। इसका जो करंट है वो कितना है मैक्सिमम जो मेजर कर सकता है, वो IG। खुद का इसका रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा RG। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये बात आती है और इस तरीके से हम लोग उसको देखते हैं। अब इसी को हमें कैलिब्रेट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है एमीटर और वोल्टमीटर के लिए। तो क्या किया जाए कि ये करंट को बताने लगे कि भाई करंट इतना जा रहा है। अभी तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए जैसे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है या 5 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट की बैटरी है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, क्या बोलेंगे? I इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये तो मैथमेटिकली हो गया, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है कितना करंट जा रहा है। तो हमने एमीटर को इस ब्रांच में कनेक्ट कर दिया। अब एमीटर के थ्रू करंट नया वाला कितना आ जाएगा, I प्राइम। क्या I प्राइम इक्वल टू
10/5 प्लस RA हो जाएगा, एमीटर का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी जैसे कोई डिवाइस लगाते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो मेजर कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आने लग जा रही है, कम आने लग जा रही है। अब कम आने लग जा रही है, हमें बनाना है इंस्ट्रूमेंट, तो एम क्या होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, और आइडियल केस में क्या लेके चलते हैं, 0। तो क्या ये टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एम्पियर आ जाता है। तो ओवरऑल जब भी हम G2A बना रहे होंगे तो अपना एम होगा कि रेजिस्टेंस को कम से कम रखें। और रेजिस्टेंस को कम से कम कैसे किया जा सकता है, जब किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर आप स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दें तो जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा हो जाता है। तो ये तो पार्ट आ गया, जब हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब इसकी बात आएगी। अगर इसी में एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया जाए और आपसे कहा जाए भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग से पहले, जब वोल्ट मीटर नहीं लगा था, एमीटर नहीं था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा था, 10 वोल्ट का। अब वोल्ट मीटर लगाएंगे तो क्या वोल्ट मीटर जो रीड करेगा वो 10 वोल्ट से कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि आई प्राइम का जो करंट जा रहा है, आई का जो करंट जा रहा है, क्या वो डिवाइड हो जाएगा। अरे भाई जब ये नहीं कनेक्टेड था तो क्या पूरा का पूरा आई की वैल्यू घूम जा रही थी। अब आई यहां से निकलेगा, यहां पर I1 गया, इधर कितना जाएगा, I माइनस, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो करंट डिवीजन में जाएगा। यानी अब की बार जो वोल्टेज वोल्ट मीटर रीड करेगा वो कितना करेगा, 5 × I1। पहली बार कितना कर रहा था, 5 × I का, I1 की वैल्यू क्या हो गई, कम। यानी वोल्ट मीटर की अब रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई। अपना एम क्या होना चाहिए कि वोल्ट मीटर एक्यूरेटली मेजर करे, उसके लिए क्या हम इस करंट को 0 कर दें, यानी इस रास्ते से करंट यहां से जब डिवाइड हो तो सारा का सारा करंट यहां पहुंच जाए, इधर करंट जाए ही ना। मतलब इसके रेजिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर रखें और आइडियल केस लें तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओवरऑल अपना एम ये होगा कि जब कभी भी हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाएंगे तो रेजिस्टेंस को ज्यादा करेंगे। ज्यादा कैसे कर सकते हैं, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। तो एक थीम समझ में आ गई कि जब हम G2A G2V कन्वर्ट कर रहे होंगे तो करना क्या रहेगा, एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है तो वो सीरीज पैरेलल का आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो डिवाइस हो गई IG का और ये RG, तो इसके बारे में समझो, कभी कभी इसमें बोल देता है कि करंट पर डिवीजन इतना दे रखा हो, 1 एम्पियर पर डिवीजन, और इसमें डिवीजन कितने दे रखे हैं, 30 डिवीजन दे रखे हैं। तो क्या मैक्सिमम करंट ये हो जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि भाई कितना इसमें जा रहा है। रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी मालूम चल जाएगा। तो क्वेश्चन को बताने का तरीका है, नॉर्मली RG और IG दे रखा होता है, मैक्सिमम करंट, इससे ज्यादा करंट पास हो जाए अगर गैल्वेनोमीटर से तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो ये सेफ करंट है, इस तक आपको सही से रीडिंग मिल पाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं G2A की, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो एक डिवाइस हमने ये ले लिया गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस RG। क्या इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो हो गया आपका सर्कल के अंदर, ये आपका अमीटर हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RA इक्वल टू, आइडियल है तो 0 है, इधर कितना आ जाएगा, RGS/RG प्लस, आपसे बोला जाए एमीटर की वैल्यू, एमीटर का रेजिस्टेंस बताइए, तो ये जो गिवन होगा उसके हिसाब से बात कर लेंगे। जो बात करते थे ना रियल एमीटर की, आइडियल के केस में तो ये है 0, लेकिन इसके वाले में ये हो जाएगा। देखो जरा, आई का करंट अगर यहां से फ्लो कर रहा है तो इससे कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, IG का इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I माइनस IG। क्या इन पॉइंट्स के लिए दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल इक्वल करा जा सकता है, या पोटेंशियल इक्वल करो या KVL लगा के 0 करो, तो कुल मिला के यहां पर आ जाएगा IG/RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू S आ जाएगा। तो S की वैल्यू आ जाएगी IG/RG अपॉन
आई माइनस आई जी, या इसी को और एक फॉर्म में लिख सकते हैं आई बाई आई जी माइनस 1, आर जी अपॉन एन माइनस 1, जहां पर एन क्या हो जाएगा, आई बाई आई जी। कितने टाइम्स, कितने टाइम्स, इसको स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं इनको। जैसे हमारे पास एक 5 एम्पियर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, हमें इसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करना है, कुछ चेंज करके इसे 20 एम्पियर मेजर करने वाला बनाना है। यानी इसको कितने टाइम स्केल करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। अरे आई की 5 आई जी कितना था पहले, 5, 20 एम्पियर वाला बनाना है, यानी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 20/5 यानी 4 आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर दो। कौन से रेजिस्टेंस की, एस की वैल्यू। यानी अगर हमारे पास एक ही गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेंज को इंक्रीज करना है तो केवल आपको अलग अलग सन जोड़ने पड़ेंगे, तो वही गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अलग अलग रेंज पर वर्क करने लगेगा। तो बोला जाए भाई इतनी रेंज बढ़ाने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो आप यहां से संट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अरे बोलो। तो फिर से देख लो, ये क्या किया गया, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा रहा है। ओवरऑल अगर ये छोटा है तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, इससे भी कम आ जाएगा। जीरो तो नहीं हो रहा है, बट टेंडिंग टुवर्ड्स हम लोग लेके आ रहे हैं कि इतना मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको हमने सिंबॉलिकली बताया कि भाई ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया है, इसका रेजिस्टेंस आर ए है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आई का करंट आएगा जब इसे सर्किट में जोड़ेंगे। तो इस पर तो आई जी जा सकता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी। तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं याद रखना है, सिंपल सा ये डायग्राम और इसमें बनने वाला ये केवीएल का इक्वेशन, यहीं से एस की वैल्यू अलग अलग तरीके से पता हो जाएगी। तो जितना आसान इसका ये वाला पार्ट है, उतना ही डिफिकल्ट है इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन में समझना। आरजी समझ में आ जाता है, आई जी के बारे में कभी गोलमोल तरीके से बोलता है, वही डिवीजन 1 एम्पियर पर डिवीजन। वोल्ट मीटर के बारे में भी बोल देता है, 1 वोल्ट पर डिवीजन के लिए, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही तरीका, अरे करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसके देखे जाते हैं। समझ में आई बात। क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने में केवल सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो भी कैसा, स्मॉल, सॉरी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे और कैसा हो जाएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं G2V की। जैसा पहले भी बोला था कि भाई रेजिस्टेंस को हमें क्या रखना है, लार्ज रखना है। रेजिस्टेंस लार्ज रखने के लिए क्या करना है, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 टर्म और आते हैं जो पढ़े, रिवाइज ही करा रहे जस्ट। क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। अरे होता है ना भाई, क्या बोलते हैं, थीटा बाई वी इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा बाई सी, थीटा बाई आई इज करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वो हो जाएगा आपका करंट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी के लिए मैग्नेटिक वाले तो वो अलग हो गए, एन ए बी अपॉन सी करके आता है, और एन ए बी अपॉन सी आर, उसका छोड़ दो। कुल मिला के हम लोग ये जो यहाँ पे बात करेंगे, करंट सेंसिटिविटी इज थीटा बाई आई, और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा बाई वी। और ये आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा किस हिसाब से, तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अरे दिख क्या रहा है निडल में, केवल डिफ्लेक्शन। अब ज्यादा करंट पास होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, अरे होगा ना, कम करंट पास होगा कम डिफ्लेक्शन आएंगे। थीटा G2V देखो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, अगर इसे हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इसको बोल देंगे आर एच। इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर जी, और ये जो बॉक्स के अंदर बन के आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग भाई कितना हो जाएगा, आर वी इक्वल टू आर जी प्लस आर एच। क्या करना है, क्या इसमें जो करंट जाएगा आई जी का, हम लोग अगर वोल्टेज वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखें तो क्या V इक्वल टू लिख सकते हैं आई जी आर जी प्लस आर एच, अरे लिखा जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा ये V अपॉन
आई जी आर जी प्लस आर एच। फिर से वही बात आएगी कि अगर हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें तो ये बन जाए, इस रेंज का बन जाए, इस रेंज जैसे यहां पर बात हो रही थी। तो यहां पर आर एच की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आर एच इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस आर जी। और इसमें अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आर जी से मल्टीप्लाई किया जाए, वी आर जी आई जी आर जी, तो ये क्या हो जाएगा वी जी। तो वी अपॉन वी जी माइनस वन इंटू आर जी, ये हो जाएगा आपका आर एच। स्केलिंग फैक्टर फिर से आ गया, 5 वोल्ट मेजर करने वाला है, 20 वोल्ट तक बनाना है, 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाए कि ये 20 वोल्ट मेजर कर सके, या फिर बाकी जो डेटा हो उसके अकॉर्डिंग जो भी पूछा जाए यहाँ पर वैल्यूज रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ भाई समझ में आया G2A G2V क्या है? तो लैंग्वेज को अब देखना है डिवीजन वाले क्वेश्चंस के लिए, बाकी तो यही है। जैसे जब कभी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप चारों ऑप्शन में देखो कहां पर पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, तो दो तो ऐसे ही फिल्टर होके आ जाएंगे और बचे दो उनको कैलकुलेट करके देखना है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर के केस पर, और बाकी तो ये इक्वेशंस है, इसके थ्रू देख सकते हैं। इस गैल्वेनोमीटर को 20 एम्पियर मेजर करने वाला गैल्वेनोमीटर बनाना है, कितना रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाए कि ये 20 एम्पियर मेजर कर ले। ये क्या दे रखा है आपको, आई जी, कितना मेजर करने वाला बनाना है 20 एम्पियर। तो क्या इसका फॉर्मूला था, शंट की वैल्यू क्या आ रही थी, आर जी अपॉन आई बाई आई जी माइनस वन, कितना हो जाएगा ये, इसका रेजिस्टेंस है, और ये कितना है आई बाई आई जी, 4 - 10 - 1 आर जी बाई 9 करके, ठीक है ना भाई। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बचा, पोटेंशियोमीटर। चलो भाई पोटेंशियोमीटर भी पढ़ते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल, दो बैटरीज के सेल्स के पोटेंशियल को क्या ईएमएफ को कंपेयर कराते हैं, किसी सेगमेंट के क्रॉस वोल्टेज कितना है वो पता लगा लेते हैं, रेजिस्टेंसेस के रेशियो को भी कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल की हेल्प से। एक्यूरेटली मेजर करने का तरीका है, चूंकि हमारे पास वोल्ट मीटर भी है उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, किस लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर है तो, लेकिन वो एक्यूरेसी जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.005, 125, अगर कोई वोल्टेज ये वाला मेजर कर रहा है यानी ये उतना ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरीके के डेटा को भी एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है, मींस वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट हुआ, यानी अपग्रेडेशन के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग हर तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे वोल्ट मीटर नॉर्मली यूज करते थे, ये कर ले रहा है, ये कर ले रहा है, एक पॉइंट तक और बता पा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर आ रहा है वहां पर दिक्कत आ जा रही है वोल्टेज में। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग एक्यूरेटली पॉइंट के 2-3 पॉइंट तक हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से वोल्टेज की रीडिंग पता कर लेते हैं। किस तरीके से मालूम करते हैं, तो इसमें एक 8 to 10 मीटर लॉन्ग वायर लिया जाता है और उस पर पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले इसका समझना है स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं,
फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, और फिर इसके एप्लीकेशन में आएगा जो सेकेंडरी पार्ट को यूज करके बताते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में करते क्या है, एक 8 to 10 मीटर लॉन्ग वायर हो गया ए बी, इसका रेजिस्टेंस है आर डब्ल्यू, लेंथ हो गया एल डब्ल्यू। इसके एंड्स पर एक स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट करते हैं ई नॉट, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका आर नॉट, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं रियोस्टैट, वो आर एच यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो वायर आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट, ये कार्डबोर्ड में जब प्रैक्टिकल में देखते हैं तो ये कार्डबोर्ड के अंदर 10 मीटर लॉन्ग वायर है, इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब जब हम इसे ऑपरेट करेंगे या स्विच को क्लोज करेंगे तो होगा क्या, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। बोलो भाई कितना करंट फ्लो हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या ई नॉट अपॉन आर डब्ल्यू प्लस आर नॉट प्लस आर एच। क्या इस वायर के अक्रॉस, एंड के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। कितना हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू आई का करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। अब अगर आप देखो पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल का किस वे पे चेंज हो रहा है, तो पर यूनिट लेंथ एल लेंथ पर इतना था तो यूनिट लेंथ पर कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे वी ए बी अपॉन एल, इसको एक टर्म देते हैं नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये हो जाएगा आई आर डब्ल्यू अपॉन एल डब्ल्यू, इसका हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जैसे 10 वोल्ट है यहां पर, तो कुछ तो इसके लॉस में चला गया, अराउंड 9.5 वोल्ट अगर है तो 9.5 वोल्ट क्या यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, लेंथ को मेजर करने के बाद लेंथ को पोटेंशियल के साथ रिलेट कराया हुआ। अब जरा देखो क्या है मीनिंग। जैसे आपसे बोला जाए कि 1 मीटर लॉन्ग वायर है और इसमें 10 वोल्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट कराना है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं, बात को समझते हैं फिर इस पर आते हैं। 1 मीटर लॉन्ग वायर है, 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 स्लॉट्स बना देंगे, 0 1 2 3 10 तक पहुंच गए। अब आपसे कहा जाए 1 वोल्ट तो ये है, ठीक है, 0.5 वोल्ट कहां होगा, आप बता दोगे इसका मिड पॉइंट, 0.25 कहां होगा इसका, 0.75 कहां होगा इसका, क्या इससे आधा करना होगा फिर से बनाओगे पॉइंट, इससे कम करना होगा तो पॉइंट ही विजिबल नहीं होगा, तो मेजर क्या करेंगे। तो ओवरऑल जब 1 मीटर लॉन्ग वायर था तो पोटेंशियल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, विजिबल नहीं होने की वजह से, भाई जो देखेंगे वही तो मेजर करेंगे ना। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं 10 मीटर लॉन्ग वायर। अब 10 मीटर लॉन्ग वायर का मतलब क्या हो गया, जीरो से जहां 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करा रहे थे, अब क्या उतनी लेंथ पर केवल 1 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 0.5। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जो छोटे छोटे पोटेंशियल्स भी होंगे उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर कर पाएंगे। कैसे मेजर कर पाएंगे, लेंथ इसकी इंक्रीज करने के बाद में। अब ये तो हो गया पार्ट की क्यों इतनी लेंथ ले रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को जितना कम रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगा। अब देखो कभी होता क्या है, जैसे यहां से चले 1 मीटर या 0.5 मीटर चले, तो इसमें पोटेंशियल का चेंज आ रहा है सपोज 2 वोल्ट का। अगला 0.5 मीटर चले तो यहां पर चेंज आ रहा है 0.02 का या 0.3 का आ रहा है, मतलब इररेगुलर चेंजेस आ रहे हैं। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वायर के ऊपर, लेकिन पहले इक्वल डिस्टेंस पे अलग पोटेंशियल का चेंज आ रहा है और दूसरे पे क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। यानी ये पोटेंशियोमीटर क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड पोटेंशियोमीटर नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए, रियोस्टैट लगा हुआ है, स्लाइड करके क्या करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। करंट को कंट्रोल करेंगे तो हमें ओवरऑल ये देखना है कि अगर इक्वल लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल बनना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो हमें मिलते हैं वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड मिलके ही रहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसमें आता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ये स्टैंडर्डाइज्ड पोटेंशियोमीटर है जिसका ये प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट हमें क्या बताता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बताता है, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, अरे होगा ना। तो ये आ गया आपका प्राइमरी सर्किट और ये आ गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अच्छा ये बताओ, अगर हमें पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, जैसे 0.2 वोल्ट
पर मीटर या पर सेंटीमीटर पता है, और हमसे पूछा जाए कि आप इतनी लेंथ का पोटेंशियल बता दो, ये है 2 सेंटीमीटर या कुछ भी ऐसा, तो क्या करना होगा? क्या पर सेंटीमीटर का 0.2 है तो केवल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग कर वोल्टेज मेजर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो वायर लगा हुआ है वायर से एसोसिएटेड स्केल होता है, तो आपको जहां पर भी जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है उस जगह को मार्क करके उसकी लेंथ को केवल मेजर कर लेते हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट में अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या इतने सेगमेंट में कितना वोल्टेज आएगा वो पता चल जाएगा। तो ये आपका होता है वर्क प्राइमरी सर्किट का। ठीक है, बाकी मॉड्यूल में भी पूरा थ्योरी है, वो आप वैसे पढ़ सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस पर आते हैं, तो सबसे पहला ईएमएफ को कंपेयर कराना। दो सेल्स हैं, हमें नहीं पता कि भाई किसका ईएमएफ ज्यादा है कम है, तो उसके ईएमएफ को कंपेयर कराते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। जैसे ये आपका हो गया प्राइमरी सेल, और ये पुराना जो डेटा दे रखा था RW LW। E1 E2 में बताना है कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो प्राइमरी सर्किट हमें क्या बताएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया पुराना वाला। अब देखो जरा, अगर इस थर्ड वाले पॉइंट को 1 से कनेक्ट करते हैं तो क्या सेकेंड बैटरी का कोई रोल है? नहीं है, E1 का है। हम लोग इस पॉइंट को इस वायर के ऊपर, इस जॉकी को इस पॉइंट के ऊपर स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पर क्या ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा? अगर इसका वोल्टेज किसके बराबर हो जाए, इस सेगमेंट पे जो वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगा, तो क्या शो कर देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। जहां जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, हमने इसको मार्क किया और यहाँ की लेंथ देख ली L1। क्या ए जे के बीच में अगर पोटेंशियल लिखना हो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो एक्स हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, L1 हो गई इसकी लेंथ, क्या इतना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और ये E1 के इक्वल हो जाएगा? बोलो भाई। E1 यहां पर है, इसको यहां से स्लाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां जीरो डिफ्लेक्शन आया वहीं की लेंथ देख ली, एक्स की वैल्यू क्या थी, पर यूनिट लेंथ पर चेंज, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतनी डिस्टेंस पर कितना फॉल हो रहा है चेंज, मतलब पोटेंशियल का, वो पता हो जाएगा। सेकेंड, अगर इस स्विच को यहां पर कनेक्ट किया जाए, अब E1 का रोल खत्म हो गया, E2 को देखना है। अब E2 के लिए फिर से इस पॉइंट से इसको स्लाइड कराना स्टार्ट करना है, हो सकता है कि ये पॉइंट यहां पर अपने को मिले, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L2, और कितना आ जाएगा, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो L2 E2 इक्वल टू एक्स इंटू L2। क्या डायग्राम देख के भी बता सकते हैं कि किसका ईएमएफ ज्यादा होगा कम होगा? अरे भाई इसकी लेंथ कम है, कम वोल्टेज होना चाहिए, लेंथ ज्यादा है, ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए, तो पता चल जाएगा E2 इज ग्रेटर देन E1। एग्जैक्टली कितना है आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई E1 इतने पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, E2 का इतने में कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो फर्जी क्वेश्चन हो जाते हैं। E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 हिसाब से सॉल्व करते हैं। ओवरऑल जो तरीका है वो आपको समझना है, वो क्या है कि केवल और केवल 1 by 1 स्विच से कनेक्ट करते हैं, एक पॉइंट से स्लाइड कराना स्टार्ट करते हैं, जहां नल डिफ्लेक्शन आए वहां की लेंथ मेजर करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करके इनका वोल्टेज पता हो जाता है, और उसे अब देखो, जैसे 1 से कनेक्ट किया था और L1 पर आ गया नल डिफ्लेक्शन, क्या इस टर्मिनल का वोल्टेज इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो नल डिफ्लेक्शन आया है यहाँ पे, तो E1 इक्वल टू XL1। अब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है तो जो भी सेकेंडरी सर्किट्स में सेल कनेक्ट करेंगे उनका भी पोलैरिटी इस तरीके से होना चाहिए। दूसरा, अगर ये 10 वोल्ट है तो कुछ तो लॉसेस इसमें रेजिस्टेंसेस में हो गए, हमने बोला कि भाई 9.5 या 9.75 के आसपास ये वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमारी कोशिश ये हो कि भाई हम 9.5 से इन दोनों की वैल्यू क्या हो, कम हो, तभी ये मेजर कर भी पाएंगे। अगर जरा जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया 7 वोल्ट और ये हो गया 8 वोल्ट, तो क्या ये मेजरमेंट हो पाएगा? क्यों हो पाएगा? क्योंकि 9.5 वोल्ट ही केवल वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें जीरो रिफ्लेक्शन मिलने के चांसेस हैं। यहीं पर
अगर हमने इसको 11 वोल्ट ले लिया तो क्या इस पॉइंट को यहां से स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे, क्या जीरो रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, और जीरो रिफ्लेक्शन नहीं मिला तो रीडिंग नहीं आएगी। मींस प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ होना चाहिए बाकी दोनों सेल्स के ईएमएफ से ग्रेटर होना चाहिए, सेम सेंस में ये जुड़े होने चाहिए, और बाकी सारा कुछ ऐसे ही। ठीक है, इसी में अब क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए या जो दिए रहते हैं उसमें E1 और E2 सेल्स दे दिए गए सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करते हुए, अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करता हुआ दे दिया जाए। दो सेल्स हैं E1 E2 EMF, तो जब सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं तो L1 पर आता है नल डिफ्लेक्शन, अपोजिट पोलैरिटी से करते हैं तो L2 पर आता है। तो वही पुराना क्या हो जाएगा इसमें, क्या E1 प्लस E2 इक्वल टू एक्स L1 और E1 माइनस E2 इक्वल टू एक्स L2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यूज पता हो जाएंगी कि क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईएमएफ को कंपेयर कराना। जब प्रैक्टिकल में देखते हैं तो लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल करके नहीं दो रखे रहते हैं उसका ईएमएफ, तो हम लोग उसको केवल सिंबॉलिक वे पर लेके जा रहे हैं कि भाई इसका नहीं पता है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या तरीका है वो देखो। स्मॉल आर की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो फिर से वही तरीका, स्विच कनेक्टेड है मतलब एक बार ओपन में रीडिंग लेनी, फिर क्लोज में लेना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ओवरऑल ये हमारा क्या बताएगा, केवल और केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएगा, इसका और कोई पर्पस नहीं है। अब स्विच को ओपन रखते हैं और इस पॉइंट को स्लाइड कराते हैं इसे। तो स्विच जब ओपन होगा तो क्या इस सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। अरे बोलो भाई, ये बैटरी हो गई, स्विच ही ओपन है तो करंट फ्लो करने का मतलब नहीं। तो इस पॉइंट को जब स्लाइड कराएंगे तो सपोज जे पर L1 डिस्टेंस पर आ गया नल डिफ्लेक्शन, क्या इन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो कितना लिखेंगे, x इंटू L1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्या इसके टीपीडी के बोल सकते हैं? बोलो। अब करंट नहीं जा रहा है यानी कितना टीपीडी हो जाएगा इसका, E माइनस जो लिखते हैं 0 इंटू R वो करके, यानी E इक्वल टू एक्स L1 करके। ठीक है, कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो E के बराबर। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब स्विच को क्लोज करते हैं, फिर से इसकी रीडिंग देखते हैं। जैसे स्विच को क्लोज करोगे तो क्या इस सर्किट में एक करंट फ्लो कर जाएगा आई का, और कितना करंट हो जाएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। फिर से वही पुराना तरीका, जॉकी को ए से स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहां पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन अब की बार मिल रहा है। तो जब हम इसे स्लाइड कराएंगे तो यहां पर कहीं हमारा पॉइंट आ जाएगा जे प्राइम, जहां पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेंथ मेजर कर लेंगे, कितनी हो जाएगी L2। क्या उस L2 लेंथ के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एक्स L2 के बराबर आ जाएगा, और वो बराबर किसके होगा, तो ये टर्मिनल्स है ना यहाँ पे, देखो जरा यहाँ आगे, इसके टीपीडी के बराबर होगा और इसका टीपीडी कितना हो जाएगा। क्या ये जो सेल है जब स्विच को क्लोज किया है तो करंट इससे आई का निकल रहा है, यानी इन पॉइंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा या टीपीडी आएगा वो E माइनस आई आर के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे E माइनस आई आर इक्वल टू एक्स इंटू L2। तीन इक्वेशंस बन गई, तीनों को जब सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस 1 का। कौन सी लेंथ क्या है इसके लिए तरीका है, तो आप इसको LO अपॉन LC लोसी से याद कर सकते हैं। LO का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किटेड लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड लेंथ।
तो बोला जाए कि स्विच ओपन है तो लेंथ बैलेंसिंग इतने पर आ रही है, क्लोज किया जा रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ इतने पर आ रही है। तो डायग्राम वगैरह ना बना के सिंपल आपको L1 L2 पता होगा, रखना है इस पर और आंसर निकालना है। बोलो भाई, समझ में आई बात की क्या कर रहे हैं? अब वोल्टेज मेजर नहीं कर रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी आ गए, लेकिन तरीका क्या था? वही पुराना कि भाई वायर के अक्रॉस आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। कुछ समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर है क्या, उसका प्राइमरी सर्किट का रोल क्या है, सेकेंडरी सर्किट का रोल क्या है? अब नेक्स्ट आता है इसी में वोल्टेज के हिसाब से रेजिस्टेंस को कंपेयर कराना। हाँ, और एक्स में वैल्यू पता करना, इसकी वैल्यू क्या है या रेशियो मालूम करना, तो उसके लिए तरीका ये क्या है? ये कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, एक्चुअल में जो उसका मीनिंग है पोटेंशियोमीटर का वो दो ही है, ईएमएफ को कंपेयर कराना और दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। और जब ये देखा गया कि अच्छा ऐसे भी बन रहा है क्या, तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाए। तो जो डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल है और पेपर में आया हुआ है। तो क्या करना है, जब हम थर्ड वाले पॉइंट को 1 से कनेक्ट करेंगे, अच्छा ये देखो, ये तो हो गया प्राइमरी, इसका वर्क क्या हो गया? केवल और केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना। सेकेंडरी सर्किट में अगर ये कनेक्टेड है तो क्या इस सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा? कितना करंट हो जाएगा? क्या आई इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन कैपिटल R प्लस एक्स? अभी जब स्विच 1 से कनेक्टेड नहीं है, ये इवन कनेक्टेड भी हो तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या एक अलग सा लूप है और ये एक अलग सा लूप है। तो आपसे बोला था जब दो इंडिपेंडेंट लूप होते हैं तो कनेक्टिंग साइड में कोई करंट नहीं फ्लो करता, वो एक अलग फैक्टर हो गया। कुल मिला के आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमें इतना मालूम चल गई। अब अगर 1 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड कराया जा रहा है, तो ए से की L1 लेंथ पर क्या नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा? ऐसा मान तो इस इंस्ट्रूमेंट का भी कोई मतलब नहीं है, यानी जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो मेजर करने वाला इस वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी ये वैल्यू है। ठीक है, तो जब हम इसका वोल्टेज लिखेंगे तो ये वोल्टेज किसके के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। क्या लिखोगे? आई इंटू आर टू एक्स इंटू L1, पहली इक्वेशन बन गई। अरे भाई क्या हो गया, मतलब क्यों परेशान हो रहे हो इतना? आओ तुम बताओ, आके तुम ही बताओ, यहाँ पे हम बीच में जो घबराते क्या बना रहे हो ये? बोलो कि माइक से तेज आवाज आ जाए तुम्हारी, मतलब बात करो कोई दिक्कत ही ना होता है, ऐसा माइक से भी तेज आ जाए सब सन्नाटे में। तो आ गई तो सामने उधर रिकॉर्डिंग वाले भी सुन लेंगे, उधर बैठेंगे, देखो बच्चे बैठे हुए हैं, अन्य घर वालों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं। वो तो कैमरा तुम्हारी तरफ है नहीं उतना। नहीं तो थोड़ा उस चीज को मेंटेन करके, वैसे तो रेगुलर क्लास होती तो इन सब चीजों को उतना नहीं मायने दिया जाता है, बट यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको देखते हो कभी कन्वर्सेशन करते हुए कोई भी फालतू की बात हम लोग करते ही नहीं है। वो टाइम है, टाइम का यूज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में कर लें, थ्योरी के फॉर्म में कर लें, बस पढ़ना और केवल पढ़ना है। तो ठीक है, हम लोग थैंकफुल हैं इस कैमरे के लिए, तो उसको थोड़ा आप लोग भी मेंटेन करके चलो भाई। और बोलो लो आ ही नहीं रहा, कहीं टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चा कह रहा है लोग कैसा बना रहे हो ये गंदा वंदा ये करके है। तो दे, देखो ये खुद नहीं गिरे, ये को ये बोल। चलो
ये जब कनेक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, x इंटू L1। ये जब हम सेकेंड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो अब की बार क्या नल रिफ्लेक्शन हमें दूसरी जगह मिलेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज क्या हो गया अब की बार आई आर प्लस एक्स का। तो हमने कहा कि भाई यहां कहीं आके जे प्राइम और इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई L2 की, और यहां हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, क्या लिख देंगे, आई आर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू L2। क्या यहां से R अपॉन आर प्लस एक्स इक्वल टू L1 अपॉन L2, कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले याद कितना कितना करते जाएंगे। तो रेशियो रेजिस्टेंसेस का उस बात को समझिए कि बैटरी कैसे कनेक्टेड है, क्या होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जरूर है कि LO अपॉन LC -1 इंटू आर करके इसका यूज कर सकते हैं। तेज पढ़ा हम लोगों ने आज। ये तो तुम लोग मेरा मन रखने के लिए बोल देते हो आखिर में कि हमने, ये जो बोल रहे थे कि केबीएल के बाद के बराबर ही है, स्लो का थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन किया जा रहा है इसका। स्लो का फास्ट फॉरवर्ड, स्लो बहुत स्लो होता है, उसको लिखाया एक एक डायग्राम जब बनाते हैं ना तब आप लोग थोड़ी देर झपकी भी ले लेते हो, चलो डायग्राम बन रहा है थोड़ा एक, फिर डायग्राम बन के उठे, हाँ भाई तुम झपकी में आ गए दोबारा से। उसमें क्या होता है, लिखाने लिखाने का पर्पज होता है। अब एक बार पढ़ चुके हो तो क्या उस डायग्राम को कितना और अच्छे से ड्रॉ कर दिया जाए कि आप रेजिस्टेंस अलग से दिखना शुरू हो जाए। नहीं भाई, अब देखो जरा कुछ न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस जैसे कभी कभी जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो ऐसा ही एग्जैक्टली हमें क्वेश्चंस में नहीं दिखता है प्राइमरी सर्किट। और हमने पता है कि भाई हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आई का वो कितना हो जाएगा, E0 अपॉन RW प्लस R0 प्लस RH, और यहां से आ जाएगा VAB कितना हो जाएगा, आई इंटू RW, और L से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना निकल के आ गया, E0 RW अपॉन RW प्लस R0 प्लस RH इंटू LW। तो अब ये नहीं दे रखा है, सपोज हमारे पास प्राइमरी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, रियोस्टेट ही नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे इसको जीरो एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। लेकिन कोई भी नया फॉर्मूला नहीं रट लेंगे कि नहीं ये नहीं दे रखा है तो इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा आ गया। सपोज हमारे पास एक वायर है और वायर के क्रॉस ही एक मेन बैटरी कनेक्टेड है E वोल्ट की, और LW इसकी लेंथ है। तो अब इसके लिए ये थोड़ी ना कि फॉर्मूला देगी, क्या वायर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो E वोल्ट आएगा, अरे आएगा ना। तो अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना है तो क्या डायरेक्टली नहीं लिख सकते E/LW, लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या उस तरीके से जाना पड़ेगा। तो वो चीज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये हमें वहां तक नहीं ले जा रहा है। तो जो पहले मेन है उसको मेन तरीके से ही समझा जाए, और ये आउटकम्स हैं उसके, तो आउटकम्स को रटना नहीं है, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन बाद में बढ़ने लगता है कि ये भी कर लिया ये भी कर लिया। तो जो भी प्राइमरी सर्किट में नहीं दे रखा हो आप उसको जीरो लेके यहाँ पर कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, फिर जैसे जैसे आने लग जाए उस तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, डायग्राम बना रहे हैं और फिर चूंकि ये मॉड्यूल होगा नहीं है। देखो एक्सरसाइज 1 में पोटेंशियोमीटर के जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसमें बिल्कुल वर्टिकल निडल उसको दिखाया जा रहा है। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, रियोस्टैट, फोर 4.8 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 60 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है और वोल्ट मीटर हमारा यहां पर कनेक्टेड है। बाकी कुछ भी नहीं दे रखा, ना प्राइमरी वोल्टेज है ना रियोस्टेट की वैल्यू कुछ भी।
तो आपको ये देखना है कि डायग्राम में कभी कभी क्या होता है, या तो भयानक तरीके से लैंग्वेज दे देगा, या तो वो लैंग्वेज को गायब कर देगा। लैंग्वेज दे रहा है यानी सब कुछ हमें पढ़ के निकालना है, लैंग्वेज नहीं दे रहा है मतलब कुछ ना कुछ डायग्राम में ऐसा है जो आप उसको देखो, उसके हिसाब से बात करो। तो क्या इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है डायग्राम में? ये निडल वर्टिकल बनाने का मतलब है कि क्या ये 40 सेंटीमीटर पर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। हम लोग इसका अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स एज्यूम करके चल रहे हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं 4.8 इक्वल टू एक्स इंटू 40 सेंटीमीटर। बोलो भाई, यहां से आपको x पता हो जाएगा, और जैसे ही x मालूम हो गया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए क्या करेंगे, x तो पूरे वायर का होता है ना, इस सेगमेंट का थोड़ी ना है। लेंथ से मल्टीप्लाई करके हमने केवल वोल्टेज यहां का देखा कि ये वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि निडल वर्टिकल दिख रही है, जीरो डिफ्लेक्शन की स्टेट आ रही है, और दोनों जगह के इक्वल। एक्स में आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस जगह का वोल्टेज पता हो जाएगा कि कितना है। क्वेश्चन नंबर 124, ये जो डायग्राम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, इसके जस्ट पहले का न्यूमेरिकल है। बोल रहा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, एल डब्ल्यू जो हो गया वो 10 मीटर लॉन्ग वायर है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर डब्ल्यू, वो हो गया आपका 10 ओम। अब इफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बैटरी दे रखा है, 2 वोल्ट का ईएमएफ है, और रियोस्टेट आर कनेक्टेड, इसमें एक रियोस्टेट भी यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है आर एच। तो आपको बताना है कि आर एच की किस वैल्यू के लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दे रखा है, ये पूछा जा रहा है, तो क्या है, केवल और केवल ये प्राइमरी सर्किट की बात हो गई। और प्राइमरी सर्किट में लिखने का तरीका क्या था, सबसे पहला काम करंट लिखें। करंट कितना हो जाएगा, 2/R W प्लस RH आ गया। फिर वोल्टेज अक्रॉस वायर कितना हो जाएगा, VAB। VAB कितना आ जाएगा, 2/R W प्लस RH इंटू RW, इसका रेजिस्टेंस हो गया। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, जो भी लेंथ दे रखी हो लेंथ से डिवाइड करते हैं। क्या यही वैल्यू 20 × 10⁻³ के इक्वल हो जाएगी? और यहाँ पर आपको RW दे रखा है 10 ओम, LW दे रखा है, क्या केवल RH कैलकुलेट करना है? तो क्वेश्चन को इत्मीनान से देखना है और उसके बाद समझना है। 5 मिनट अभी भी और हैं। अगली क्लास में बल्ब जो पावर पर एसोसिएटेड क्वेश्चन होते हैं, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी कम होगी, कैसे ब्राइटनेस निकालते हैं, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, नहीं होता रेटेड वोल्टेज वगैरह से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उससे आते हैं, सर्किट कैसे सॉल्व हुए करते हैं। जैसे बल्ब लगाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं रिजल्ट रट लेते हैं, सीरीज में ऐसा हो जाएगा पैरेलल में ऐसा हो जाएगा। वो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट हैं, जिसमें सप्लाई वोल्टेज सेम होता है तभी वर्क करते हैं, और अगर डिफर कर गए तो सारे रिजल्ट ऐसे ही हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें तरीका समझना है कि एक्चुअल में किस वे पर कन्वर्जन करके सॉल्व किया जाता है, तो वो पूरा पार्ट आ जाएगा।
ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये हो गया इसका पॉइंटर। अगर इसको हम लोग स्लाइड कर रहे हैं, आपको कमेंट बताना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग पर क्या चेंजेस आएंगे, V और V1 पर। ये कोई एलिमेंट होगा जिसके क्रॉस से वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नहीं है, यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। अगर इस पॉइंटर को स्लाइड करेंगे हम लोग इस तरफ, तो रीडिंग पर बताना है क्या चेंजेस आएंगे, कौन इंक्रीज होगा कौन डिक्रीज होगा, किस पर कोई चेंजेस नहीं आने हैं। आराम से देखो और बताओ, 5 मिनट पूरा पूरा टाइम है अपने पास। बोलो भाई। अगर पॉइंटर को स्लाइड कर रहे हैं तो सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से करंट के बारे में सोचेंगे, फिर वोल्टेज पर आंसर बताएंगे। तो अगर पॉइंटर को जिस जगह पर है ग्रीन वाली पोजीशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है? अगर कम होगी तो क्या करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करंट इंक्रीज होगा तो किस किस जगह पर चेंजेस आएंगे वो देखना है। करंट इंक्रीज हुआ, क्या इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी? अरे बोलो भाई, इसकी रीडिंग पर क्या चेंजेस आएंगे? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तब तो हम कुछ बोलेंगे कि भाई टीपीडी किस हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर आइडियल सेल लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इसकी रीडिंग पर कोई चेंज नहीं आए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनको स्लाइड करा के इस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 1 बल्ब वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को छोड़ करके सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब आपकी तरफ से। बाकी डिस्कस करना है उसको अगले दिन पढ़ते हैं, कल तो छुट्टी है। तो एक दिन तैयारी का हो गया। अच्छा, ये टॉपिक्स आते हैं या कि बाद में फुल सिलेबस है? मतलब कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं करके। चलो भाई ठीक है, ओके बस।